नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स फिनिश कर लिए हैं, जिसमें हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे बेसिक पॉइंट्स कवर कर लिए। उसके बाद के लेक्चर से हमने आउटसाइड एनसीईआरटी एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करना शुरू किया। हमारे आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टिश्यू कल्चर के एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में। देखो, टिश्यू कल्चर के अगर आप मेरे पिछले सारे लेक्चर्स जाके देखें तो उसमें मैंने बेसिक्स में सिखाया है। टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं ना, एक प्लांट है, उसके टिप को काटते हैं। सो उसका जो टिप हम काटते हैं उसको एक्सप्लांट बोलते हैं। फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डाल के रखते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उस पानी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम, ऑल्सो कॉल्ड एज कल्चर मीडियम। फिर ये कटा हुआ टुकड़ा प्लांट का जब न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर करके ग्रो होने लगता है। शुरुआत में इट फॉर्म्स एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड एज कैलस। फिर उसी में से शूट फॉर्मेशन और रूट फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही इसके शूट और रूट बनने लगते हैं मैं इसको निकाल के पॉट में, गमले में डाल देता हूँ, और फिर ये एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट की तरह दिखता है। इसलिए इसको हम लोग क्लोन्स बोलते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिकल कॉपीज भी बोल सकते हैं। इसका नाम टिश्यू कल्चर क्यों रखा है? क्योंकि पेरेंट प्लांट के एक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यू, एक छोटे से टुकड़े को मैंने तोड़ा, उसमें टिश्यू है ना, टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल, और उससे मेरे को पूरा प्लांट मिल गया। मैंने उसे टिश्यू को कल्चर किया, मैंने उसे टिश्यू को ग्रो किया, तब जाके मेरे को पूरा का पूरा प्लांट सेम पेरेंट प्लांट जैसा मिला। ये सारे बेसिक्स हमने जनरल लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आप पहले 5 वीडियोस देखिए और उसको ध्यान से उसका नोट्स बना के अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग उसके आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमने बेसिक लेक्चर में कवर नहीं किए। अब समझो, तुमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि टिश्यू कल्चर का टेक्निक किसने डेवलप किया था? किसने? तूने? मैंने? साइंटिस्ट है बेटा। इट वॉज डेवलप्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज हैबरलैंड। नेक्स्ट, हैबरलैंड ने टिश्यू कल्चर का टेक्निक कौन से साल में डेवलप किया था? सो ही डेवलप्ड दिस टेक्निक इन द ईयर 1902। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर का और नाम क्या है? उसका और एक नाम है इन विट्रो सेल कल्चर। टिश्यू कल्चर का और एक नाम है प्लांट मॉर्फोजेनेसिस। ओके, अब इन विट्रो मींस आउटसाइड द बॉडी। बायो में 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है इन वीवो, इन वीवो यानी शरीर के अंदर, और दूसरा होता है इन विट्रो। इन विट्रो मींस आउटसाइड द बॉडी। तो इसको हम लोग इन विट्रो सेल कल्चर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक प्लांट के सेल को हम उसके बॉडी से निकाल रहे हैं। प्लांट का टुकड़ा जो हम निकालते हैं ना, ओके, तो उसके बॉडी के बाहर निकाल के उसको कल्चर कर रहे हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं इन विट्रो सेल कल्चर। और तो और बच्चों, इसको प्लांट मॉर्फोजेनेसिस भी बोलते हैं, बिकॉज मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ओके, सो प्लांट के एकदम एक्सटर्नल अपीयरेंस का फॉर्मेशन करवाते हैं हम लोग इस टेक्निक की मदद से। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडियम यानी कौन सा मीडियम? कल्चर मीडियम। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कल्चर मीडियम इज म्यूराशीग एंड स्कूग मीडियम। म्यूराशीग एंड स्कूग, ये भी दोनों है ना साइंटिस्ट का नाम है। सो टिश्यू कल्चर में जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, अब ये न्यूट्रिएंट्स का रेसिपी भी अलग अलग है। अरे कैसा है मालूम है? मगजमारी नहीं है इसमें बेटा, सिंपल सा लॉजिक। जैसे तू पाव भाजी बना रहा है, मैं पाव भाजी बना रहा हूँ, तू अलग प्रोपोर्शन में नमक डालता है, टमाटर अलग प्रोपोर्शन में डालता है, मैं अलग प्रोपोर्शन में डालता हूँ।
मैं थोड़ा नमक ज़्यादा डालता हूँ, मिर्ची कम डालता हूँ, तो मिर्ची ज़्यादा डालता है। सो वो तेरा पाव भाजी का रेसिपी अलग, मेरा रेसिपी अलग। सो वैसे ही कल्चर मीडियम का जो रेसिपी था ना, दैट वाज गिवन बाय म्यूराशीग एंड स्कूग। सो इट इज कॉल्ड एज म्यूराशीग एंड स्कूग्स मीडियम। सो टिश्यू कल्चर में जब भी कल्चर मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो यूजुअली इन्होंने जो न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया था उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर के टाइप्स। टिश्यू कल्चर के टाइप्स is divided depending upon two criteria. Number one, on the basis of explant. And number two, on the basis of in vitro growth. ओके, अब एक्सप्लांट के आधार पे, ओके, व्हाट वी कैन हैव इज 3 टाइप्स: सेल कल्चर, ऑर्गन कल्चर एंड थर्ड एम्ब्रियो कल्चर। तुम चाहिए ना तो इसका शॉर्टकट सीईओ, सीईओ, हर कंपनी में कैसे सीईओ होता है ऊंचे पद पे, वैसे याद रखो। सी से सेल, ई से एम्ब्रियो, ओ से ऑर्गन। यानी एक्सप्लांट के आधार पे अगर मैं सिर्फ सेल निकाल के ग्रो कर रहा हूं तो उसको सेल कल्चर बोलेंगे, अगर मैं ऑर्गन निकाल के ग्रो कर रहा हूं तो उसको ऑर्गन कल्चर बोलेंगे, और अगर मैं एम्ब्रियो को ग्रो कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो कल्चर। बड़ा आसान है, याद रखना बेटा। ओके, सो यहाँ पर 3 टाइप हो गए। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इन विट्रो ग्रोथ देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1, callus culture, and number 2, suspension culture. ओके, अब बेटा यहां से ना इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर में क्या फर्क है? कैलस कल्चर में जो न्यूट्रिएंट मीडियम हम लोग लेते हैं ना, दैट इज सॉलिड। सो यहाँ पे हम लोग टिश्यू को ग्रो करेंगे इन सॉलिड मीडियम, और सस्पेंशन कल्चर में वी आर गोइंग टू ग्रो इट इन लिक्विड मीडियम। सो यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम लिक्विड होगा। यहाँ पर हम लोग इस पूरे मीडियम को एजिटेट करते हैं, सो एजिटेशन इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर एजिटेशन नहीं होता है। सर एजिटेट करना यानी क्या करना? एजिटेशन करना यानी मिक्स करना। तो ये एक बात समझ लो अच्छे से बेटा, ठीक है, राइट। सो कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर का डिफरेंस बिटवीन याद रखना, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। सस्पेंशन कल्चर में हम लोग लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें उसको टाइम टू टाइम हम लोग को मिक्स करना पड़ता है बेटा। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट। अब क्योंकि टिश्यू कल्चर एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले, प्लांट के टुकड़े को ग्रो करने से पहले हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे जो बर्तन का इस्तेमाल किया है हमने, बर्तन नहीं एक्चुअली, जो सारे के सारे कंटेनर्स जैसे टेस्ट ट्यूब है, ग्लास के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, जिस जिस इंस्ट्रूमेंट्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे खाने से पहले हम लोग ध्यान रखते हैं कि बर्तन साफ हो, उसमें जीव जंतु ना हो, बराबर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। उसी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे के सारे कंटेनर्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्टरलाइजेशन। सो स्टरलाइजेशन मीन्स टू कीप अवे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टू कीप अवे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को अभी हमको साफ करना पड़ेगा। अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मुक्त करने के लिए, ओके, अलग अलग तरीके हैं।
अब देखते जाओ ध्यान से, ये एमसीक्यू में आ सकता है बेटा। टिश्यू कल्चर में जितना भी ग्लासवेयर है, ग्लासवेयर यानी जितने भी कांच के इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको स्टरलाइज यानी उसके ऊपर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह उसको कैसे मारे। सर ये बैक्टीरिया सबको मारना क्यों जरूरी है? बैक्टीरिया से सबको मारना जरूरी है क्योंकि अगर मैं टिश्यू को ग्रो कर रहा हूँ और उसके अंदर अगर बैक्टीरिया रहेगा तो बैक्टीरिया उसको है ना डिजीज्ड प्लांट बना देगा। दूसरा, जो न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट को मिलना चाहिए वो न्यूट्रिएंट बैक्टीरिया ले लेगा बेटा। इसलिए पूरे के पूरे सेटअप को स्टरलाइज करना, ओके, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मुक्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब ग्लासवेयर में जितने भी कांच के इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे उसको 3 तरीके से हम लोग स्टरलाइज कर सकते हैं। एक, गर्म हवा की मदद से, ओके, दूसरा ओवन की मदद से, और तीसरा उसको हम लोग साफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलग अलग डिटर्जेंट्स। ओके, नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट मीडियम को साफ करें तो कैसे साफ करें? अब न्यूट्रिएंट मीडियम को स्टरलाइज करने के लिए हम लोग ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करेंगे। ऑटोक्लेव कैसा रहता है? प्रेशर कुकर जैसे ही रहता है, एक बंद चेंबर जैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, ओके, जिसके अंदर बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है। मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोक्लेव में हम लोग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की मदद से, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको हम लोग मार डालेंगे बेटा। अब ये ऑटोक्लेव का है ना, प्रेशर अपने को याद रखना है। इसमें प्रेशर हम लोग कितना रखेंगे बेटा? 15 LB पर स्क्वायर इंच फॉर 20 मिनट्स। LB यानी पाउंड्स, 15 पाउंड्स का प्रेशर रखना पड़ेगा, 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ओके, वो भी 20 मिनट के लिए। अच्छा, कभी सोचे हो पाउंड्स को LB क्यों लिखते हैं? ये एक्चुअली वेस्टर्न लैंग्वेज है, शायद लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से ना LB मतलब होता है लिब्रा, और लिब्रा का मतलब होता है पाउंड, ओके, इसलिए पाउंड को हमेशा LB से है ना शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बेटा। ओके, एनीवे, तो ये वैल्यू याद रखना कि 15 पाउंड का प्रेशर लगाना है पर स्क्वायर इंच फॉर 20 मिनट्स, तब जाके न्यूट्रिएंट मीडियम से सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे बेटा, सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, जो एक्सप्लांट का टुकड़ा लेंगे उसको स्टरलाइज कैसे करें? तो उसको स्टरलाइज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे 20% इथाइल अल्कोहल, जिसको इथेनॉल भी बोलते हैं, और 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड। ओके, ये दोनों बाय हार्ट करके रखो बच्चों, बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा टिश्यू कल्चर में बाकी का जो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होगा वो हवा के माध्यम से होगा, और उसमें हवा हम लोग कैसा लेंगे? हम लोग लैमिनार एयर फ्लो लेंगे। एयर फ्लो 2 तरह का होता है। लैमिनार एयर फ्लो में द एयर इज फ्लोइंग विद द सेम वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन, और जो हवा अलग अलग डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करके फ्लो होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं टर्ब्यूलेंट। इसमें खाली ये वर्ड याद रखना कि टिश्यू कल्चर टेक्निक में स्टरलाइजेशन के लिए हवा का जो बहाव लिया जाता है ना वो लैमिनार एयर फ्लो रहता है। लैमिनार एयर फ्लो यानी ये हवा सेम डायरेक्शन में, ओके, सेम वेलोसिटी से फ्लो होती है, और ये हवा एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। जो हवा एक दूसरे को क्रॉस करती है उसको टर्ब्यूलेंट एयर फ्लो बोलते हैं। एमसीक्यू में आएगा तो याद रखना लैमिनार एयर फ्लो का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और तो और हम लोग यूवी रेज ट्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं फॉर 1 आवर बिफोर द एक्सपेरिमेंट। तो इस टिश्यू कल्चर में जितना भी हम लोग इनोक्यूलेशन लेते हैं, इनोक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? इनोक्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आप ग्रो कर रहे हो उसमें से एक टुकड़ा निकाल के रखो, उसको बाजू में अलग ग्रो करो तो पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। ओके, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल तुमको दही बनाना है,
सो ऑलरेडी जो दही है उसमें से थोड़ा सा दही ले लो, उसको दूध में डालो। सो ये थोड़ा सा जो दही लिया ना, ये इनोक्यूलम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाकी के दूध को भी दही कर देंगे। फिर तुमको अगर वापस से दही बनाना है तो इसमें से थोड़ा और दही ले लो, यानी थोड़ा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया और उसको ग्रो किया। ओके, सो जितना भी तुम इसमें सेटअप में इनोक्यूलेशन ले रहे हो ना, उस इनोक्यूलेशन को यूवी रेज के साथ एक्सपोज करो। अल्ट्रावायलेट रेज हाईली पेनिट्रेटिव होती है और वो एक्सपोजर 1 घंटे के लिए होगा एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले। नेक्स्ट, अगर एमसीक्यू पूछा कि टिश्यू कल्चर टेक्निक में टेम्परेचर का क्या रेंज है, सो टिश्यू कल्चर टेक्निक में temperature has to be always 18 to 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर टेक्निक में पीएच कितना लिया जाता है बेटा? सो पीएच का वैल्यू शुड बी ऑलवेज 5 to 5.8। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बाय हार्ट कर लीजिए बच्चों। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन का दूसरा नाम क्या है तो याद रखने का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोनल प्रोपोगेशन। शॉर्ट में लिखा है बेटा, माइक्रो प्रोपोगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोनल प्रोपोगेशन। ओके, माइक्रो मीन्स छोटा एंड प्रोपोगेशन मीन्स तादाद में बढ़ाना, यानी टू इंक्रीज इन नंबर। एक छोटे से टुकड़े के दम पे हम लोग प्लांट्स की तादाद, प्लांट्स के क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन। अब इसमें मेन बात ये याद रखना है कि ऑर्गेनोजेनेसिस वाया शूट इज वन ऑफ द मोस्ट commonly used method for commercial regulation of plants. For commercial regulation of plants, यानी किसी भी प्लांट्स को अगर हम लोग कमर्शियली ग्रो कर रहे हैं, पैसे के मकसद से ग्रो कर रहे हैं ताकि हमारा फायदा होवे, सो अक्सर ऐसे प्लांट्स का है ना सिर्फ शूट, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काटा जाता है। देखो, या तो तुम शूट स्टेम का टुकड़ा काट सकते हो या तो रूट का टुकड़ा काट सकते हो, बट ये याद रखना ऑर्गेनोजेनेसिस के मामले में, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, ऑर्गेनो मींस ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन। ओके, तो उसमें मोस्टली शूट वाला हिस्सा काटा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखो। नेक्स्ट, इस तरह का माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए करते हैं। So it is done for ornamental plants like orchids, like eucalyptus and chrysanthemum. यहां पर भी बेटा यू कैन रिमेंबर द शॉर्टकट CEO, CEO, ओके। क्राइजेंथेमम, यूकेलिप्टस और ऑर्किड तीनों याद रखो। सेम टेक्निक हम लोग फ्रूट्स के लिए भी करते हैं बेटा। अच्छा, फ्रूट्स में हम लोग कौन सा कंसीडर करेंगे? सो फ्रूट में वी विल हैव बनाना, सिट्रस एंड ग्रेप्स। ओके, BCG, बनाना, सिट्रस और ग्रेप्स। ये सब मेमोराइज करना बहुत जरूरी है बेटा। अच्छा, मूविंग ऑन नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर करके हमको क्या फायदा मिलेगा, हमको किस तरह के प्लांट्स मिलेंगे? तो टिश्यू कल्चर का फायदा क्या है? नंबर 1, टिश्यू कल्चर हमको डिजीज फ्री प्लांट्स देता है। टिश्यू कल्चर हमको स्ट्रेस फ्री प्लांट्स देता है। हाँ, डिजीज फ्री यानी बीमारी
मुफ्त में मिलेगा ऐसा नहीं है, रिमेंबर दैट। डिजीज फ्री यानी वो प्लांट में कोई बीमारी नहीं होगा। जैसे अगर बोलते हैं ना, सपोज फॉर एग्जांपल कि इस पदार्थ में, ये पदार्थ ऑयल फ्री है, यानी उसके साथ साथ तुमको तेल नहीं मिलेगा, यानी उस पदार्थ में ऑयल नहीं है। यू गेट दैट पॉइंट, राइट? सो फ्री मतलब नहीं, हमारा कैसा मेंटालिटी रहता है, फ्री मतलब हमको चाहिए फोकट का मिलेगा। किसी प्रोडक्ट पे लिखा है डैंड्रफ फ्री, तो हम बोलेगा डैंड्रफ दो, फ्री मिलना मांगता है, ऐसा नहीं होता है बेटा। ओके, राइट? वैसे ही स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस फ्री का मतलब क्या होगा? स्ट्रेस फ्री का मतलब ये प्लांट्स हर किस्म के स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। जैसे वाटर स्ट्रेस, अगर किसी एरिया में पानी की कमी रहेगी ना, तो फिर भी ये प्लांट ग्रो होगा, बिकॉज इट इज स्ट्रेस फ्री प्लांट। ओके, अच्छा, टिश्यू कल्चर टेक्निक करके हम लोग हैप्लॉइड प्लांटलेट्स भी बना सकते हैं। हैप्लॉइड मींस सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, सो हैप्लॉइड प्लांटलेट्स भी बनाया जा सकता है। टिश्यू कल्चर करके हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर करके प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी किया जा सकता है, यानी सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को ग्रो करना। और प्रोटोप्लास्ट कल्चर करके हम लोग रेयर प्लांट्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर करके वी कैन ग्रो साइब्रिड्स। हाइब्रिड सुना है ना, वैसा साइब्रिड्स, साइब्रिड्स यानी साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स। और ये साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स हमको लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स देगा इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कम समय में ज्यादा प्लांट्स मिलेंगे हमको। ओके, लास्ट, टिश्यू कल्चर करके वी कैन हैव सोमा क्लोनल वेरिएशंस आल्सो, यानी जो भी चेंजेस लाना है या फिर जो भी आइडेंटिकल कॉपीज, सेम एग्जैक्ट कैरेक्टर्स तुमको चाहिए प्लांट के, सो वो सारे मैनिपुलेट किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ऑफ द पेरेंट प्लांट बेटा। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर। चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। लिया बेटा, आगे बढ़ते। अभी जो जो इंफॉर्मेशन कराया बेटा उसको मेमोराइज कर लो। जैसे कि टिश्यू कल्चर में टेम्परेचर कितना था बेटा? 18 to 20 डिग्री सेल्सियस। टिश्यू कल्चर में पीएच कितना था? बोलो, 5 to 5.8। टिश्यू कल्चर को डिस्कवर किसने किया? हैबरलैंड ने। कौन से साल में डिस्कवर किया था? 1902, राइट? फिर स्टरलाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ एससीपी। SCP stands for सिंगल सेल प्रोटीन। पहले 5 लेक्चर्स में जहां हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डिस्कस किया, वहां पे हमने एससीपी के बारे में बेसिक पॉइंट्स कवर कर लिए। आज हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करेंगे बेटा। ओके, अब एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा माना जाता है, बाय द एंड ऑफ द ईयर 2050 वर्ल्ड विल नीड 1250 million tons of dairy and meat products per year।
देखो एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन, ये पूरा टॉपिक हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया था। खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। देखो लोग इतना खाते हैं कि उनको कोई अगर रोकता है तो उसको पहला खा लेते हैं कि तू मेरे को रोका क्यों। खाने का बिजनेस। पीपल आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ ईटिंग। देयर लाइफ इज मेंट फॉर ओनली वन पर्पस, टू ईट। उसमें भी कोई अगर उसको रोकेगा तो उसको पत्थर मारता है। क्यों? ईट का जवाब पत्थर से। रिमेंबर दैट, ओके राइट। तो अब ये पॉइंट ऐसा ना बच्चों, कैसा ना खाने के मामले में बहुत गड़बड़ हो गया। अब स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे खाने के लिए, पर धीरे धीरे खाने वाले इतने सारे हैं कि प्लांट्स कम होते गए। फिर हम लोग जाके हम लोग मीट और फ्लेश पे डिपेंडेंट हो गए, यानी वेजिटेरियन डाइट से अभी हम लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट पे आ गए। सो कैसा ना, प्लांट्स है, अब एग्स है, एनिमल्स है, ये इंसान को देख के भागता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये खा जाएगा मेरे को। अब कहानी ये है कि भले अगर हम लोग नॉन वेज डाइट पर भी डिपेंडेंट हैं, पर ये नॉन वेजिटेरियन जो सारे के सारे एनिमल्स है, इनको भी तो खाने के लिए ग्रेन्स चाहिए रहता है, यानी ये भी तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। ये बात समझ रहे बेटा तू? सो अल्टीमेटली पूरा लोड किस पे आ रहा था? प्लांट्स पे आ रहा था। अब इंसान ने सोचा कि हम लोग किस तरह से कोई और ऐसा सोर्स ढूंढे जिससे हमको प्रोटीन्स मिल सके, और वो सोर्स उनको मिला माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, सिंगल सेल के अंदर भी जो साइटोप्लाज्म है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, उसमें भी तो प्रोटीन होगा। तो क्यों ना हम लोग उसका वो सेल तोड़ के उसके प्रोटीन्स को बाहर निकालें। अब ऐसा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसान से डरता है। एक टाइम था इंसान माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डरता था, ये मेरे बॉडी में आएगा, मेरे को बीमार कर देगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसान से डरता है क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन्स निकाल सकते हैं बेटा। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन याद रखना, 2050 तक 1250 मिलियन टन इतना खाना हमको एक साल का लगेगा। तो इतना प्रोटीन्स कहां से आएगा? सो वो सारा का सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ सकता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े तेजी से डिवाइड होते हैं और उनको ग्रो करने का तरीका भी बहुत ईजी है बेटा, राइट। चलो मूविंग ऑन। अब ये ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एससीपी दे सकते हैं हमको? तो इसमें आते हैं बेटा, नंबर 1 फंगस, नंबर 2 यीस्ट, नंबर 3 एल्गे, एंड नंबर 4 बैक्टीरिया। ओके, ये सब के सब सिंगल सेल प्रोटीन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बेस्ट बात क्या है मालूम है? अगर जैसे समझो फॉर एग्जांपल डेयरी, मेरे को दूध चाहिए तो मेरे को है ना वो गाय को खिलाना पिलाना पड़ेगा, पर अगर मेरे को प्रोटीन चाहिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ खास नहीं खिलाना पड़ेगा हमको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ना, वो तो सड़े एरिया में भी ज्यादा से ज्यादा ग्रो होने लगते हैं। सो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां कहां पे ग्रो हो सकते हैं? सो दे कैन ग्रो ऑन वेस्ट सबस्ट्रेट्स। वेस्ट सबस्ट्रेट्स का मतलब होता है वेस्ट सब्सटेंसेस। और ऐसे कौन से वेस्ट सब्सटेंसेस है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं बेटा? सो सबसे पहले दे कैन ग्रो ऑन एग्रीकल्चरल वेस्ट, they can grow on plant, or you can say animal, or you can say human waste। हमारे कैसा है ना बेटा, यूरिन और स्टूल्स के ऊपर ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं। और तो और ये कहां ग्रो हो सकते हैं? दे कैन ग्रो ऑन वुड शेविंग, ओके, they can grow on sawdust, they can grow on molasses, they can grow on nitroalkanes, they can grow on corn cobs, they can grow on paraffin। मतलब कैसे ये सब कचरा है बेटा। अभी वुड शेविंग, ठीक है, फर्नीचर बनाने के टाइम पे या फिर लकड़े का जहां पे अलग अलग उपयोग किया जाता है, तो उसमें से जो कचरा बचता है, ठीक है, उसके साथ साथ नाइट्रो अल्केन्स, ये तो केमिकल है,
गन्ने का जो कचरा बचता है उसको मोलासेस, शुगर केन वेस्ट बेटा, ओके, कॉर्न कॉब्स ये प्लांट का नाम है, पैराफिन केमिकल, ओके राइट। तो ये सारे के सारे गंदगी वाले एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े तेजी से ग्रो हो सकते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको प्रोटीन दे सकते हैं बेटा। अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग चालू करेंगे फंगस से। कौन से दो ऐसे फंगस है जो एससीपी के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो उसमें सबसे पहला है एस्परगिलस, ओके, और दूसरा है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ओके। सो एस्परगिलस एंड ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये दोनों नाम बाय हार्ट करके रखो बेटा। अच्छा, फंगस के बाद नेक्स्ट कौन है? यीस्ट। अब ऐसे कौन से दो यीस्ट है जो सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो यीस्ट में भी है सैकेरोमाइसिस, सेरेविसे, and second what we have is Candida utilis, ओके। नेक्स्ट, फिर कौन से ऐसे एल्गे हैं जिसको हम लोग एससीपी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? सो एल्गे में वी हैव इज स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला, पायरिनोइडोसा। सर डोसा, इडली, उत्तपा, खाने की बात नहीं करने का बेटा, ध्यान डाइवर्ट होगा, फोकस करो पढ़ाई पे बेटा, ओके। देखो खाने का नाम लिया इसलिए तो देखो हम बैक्टीरिया को भी खाने लगे, बुरी बात है, एक्साइट हो जाते लोग खाने के नाम से। मेरा भी ध्यान भटक रहा है बेटा, भूख लग रहा है मुझे, ओके ऑलराइट। चलो मजाक मस्ती नहीं, पूरा नाम देखो, स्पाइरुलिना एक एल्गे है, क्लोरेला पायरिनोइडोसा ये भी एक एल्गे है जिसको सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है बेटा। अच्छा, अब क्या बचा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक जबरदस्त नाम है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। ये बैक्टीरिया की कहानी मैंने मेरे बेसिक लेक्चर में सिखाई थी कि अगर तुम एक 250 किलो काऊ, भारी भरकम गाय का वजन कितना ज्यादा होता है? 200-250 किलो होता है ना, उसका अगर इतना ध्यान रखो, उसको खिलाओ पिलाओ, घास खिलाओ, उसको पानी दो, उसको इंजेक्शंस दो, उसका पूरा का पूरा जो शेल्टर है उसका पूरा ख्याल रखो, उसके बाद भी वो जो दूध देती है ना, वो दूध में तुमको ज्यादा से ज्यादा 20-25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बट तुम सिर्फ अगर 250 ग्राम इस बैक्टीरिया का ले लो, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, तो ये तुमको कम से कम 25 टन प्रोटीन देगा। काफी ज्यादा तादाद में, टन यानी 1000 किलो बेटा, इतना प्रोटीन देगा मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। अच्छा, एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस मेगास्टीरियम। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा, बैसिलस मेगास्टीरियम जो है ना, इट गिव्स हाई क्वालिटी प्रोटीन। और ये हाई क्वालिटी प्रोटीन का परसेंटेज कितना होगा? इसमें कितना प्रोटीन होता है? 43 से लेकर 85% प्रोटीन होता है वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, दैट इज W/W, ओके। वेल, सो दैट्स ऑल अबाउट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एससीपी आल्सो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, clear? Alright, so that's all about extra points of enhancement in food production. We will come up with more lectures as and when I get time. I will try to help you as much as possible बेटा। तुम सारे के सारे लेक्चर्स का नोट्स बनाओ और इसको है ना पढ़ते जाओ बेटा। मेडिकल फील्ड इज जस्ट अमेजिंग, बायोलॉजी इज जस्ट अमेजिंग, ओके। मुश्किल नहीं है, ओके। खाली कैसा ना, रेगुलर मेहनत करना पड़ता है बेटा। रोज का थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते रहो, नोट्स बनाते जाओ। ऐसा कोई भी दिन ना जाए जिस दिन तुमने पढ़ाई ना की हो, और अगर ऐसा कोई दिन जा रहा है तो तुमको बुरा लगना चाहिए अंदर से कि आज मैंने पढ़ाई नहीं किया, ओके बेटा। सो कीप रीडिंग, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय लर्निंग बेटा। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो। थैंक यू।